हेलो लर्नर्स। सो मैनेजमेंट और मैनेजर्स की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं मैनेजरियल रोल्स की तरफ। अब जब कंपनी किसी एक मैनेजर को हायर करती है, तो वो सिर्फ एक मैनेजर या एक पर्सन को हायर नहीं कर रही। अपने आप में कंपनी 10 रोल्स या 10 आदमियों की, 10 व्यक्तियों की जिम्मेदारी हायर करती है। सो दैट्स द रीजन मैनेजर जो होता है कंपनी का, चाहे वो आप टॉप मैनेजमेंट की बात करें या फिर अगर आप मिडिल मैनेजमेंट की बात करें, it is very important to understand what crucial role do they play in the organization. We have already seen that organizations are made or unmade by the managers. So आप जब आप एमबीए बन जाएंगे, तो बनने के बाद यू विल बी आर्म्ड विद लॉट ऑफ कंसेप्चुअल, इंटरपर्सनल, टेक्निकल स्किल्स, काफी चीजें, काफी फंडे, काफी कॉन्सेप्ट आप सीख के जाएंगे जो आप अपने बी स्कूल में सीख रहे हैं। और वो सीखने के बाद आप पूरा दिन, आपका क्या काम होगा? आप कोई मजदूरी नहीं करने वाले, आप कोई पत्थर नहीं तोड़ने वाले। आपका काम क्या होगा कि सारा दिन आपको ये अपने एक डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करने हैं, so that you can get the work done in an effective and efficient manner in your organization. Now, सबसे पहले अगर मैं मैनेजरियल रोल्स की बात करूं, so we need to first of all understand what exactly is a role. तो रोल की जो डेफिनेशन है, दैट इज अ रोल इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक टास्क दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ द पोजीशन ही और शी होल्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिक्शनरी मीनिंग है रोल का। अब अगर हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो इन मैनेजर के केस में मैनेजर को क्या स्पेसिफिक टास्क करने होते हैं? दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ द पोजीशन। क्या पोजीशन? आपकी जो मैनेजरियल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से आपको क्या टास्क करने हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पे हेनरी मिन्सबर्ग करके एक स्कॉलर थे, जिन्होंने ये 10 रोल्स आइडेंटिफाई किए कि मैनेजर के किस तरह के रोल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक इंसान, मैंने जैसे बोला, एक मैनेजर वेयर्स 10 डिफरेंट हैट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात को डिफाइन किया था हेनरी मिन्सबर्ग ने वे बैक इन 1970s। बट इनका जो एनालिसिस था या जो इनकी डिस्कवरी थी, दैट वाज सो ऑन द पॉइंट दैट आज भी हम 2020 के अंदर भी जब बैठे हैं, तभी भी इट इज वेरी 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 अप्रोप्रिएट एंड स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं मैनेजर्स इसी चीज को यूज करते हैं, बिकॉज द पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट डिमिनिश्ड दिस वर्क। सो उन्होंने मिन्सबर्ग ने जो 10 रोल्स मैनेजर के डिफाइन किए थे कि 10 हैट्स एक मैनेजर पहनता है, इन 10 रोल्स को फर्दर उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अंडर 3 हेड्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया था। सो फर्स्ट वाज इंटरपर्सनल रोल, सेकंड वाज इंफॉर्मेशनल रोल, एंड थर्ड वाज डिसीजनल रोल। तो लेट अस अनपैक ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज रोल्स वन बाय वन। उसके अंदर जो ये जो ब्रॉड हेड्स है, उसके अंदर क्या सब कैटेगरीज है, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला हेड है, दैट इज इंटरपर्सनल रोल। अभी एक मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज टू कोऑर्डिनेट एंड इंटरैक्ट विद एम्प्लॉइज एंड टू प्रोवाइड देम डायरेक्शन। उनको क्या डायरेक्शन देनी है और उनको इंस्ट्रक्शन देना। आप आफ्टर ऑल अगर मैनेजर बने हैं, तो यू आर नॉट देयर टू विन अ पॉपुलैरिटी कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट। यू हैव टू गिव सर्टेन डायरेक्शंस, कुछ आपको ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो इस रोल को, ये जो इंटरपर्सनल आपका रोल है, इंटरपर्सनल मतलब हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विद अदर पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इस रोल को 3 सब रोल्स के अंदर डिवाइड करते हैं हेनरी मिन्सबर्ग। सबसे पहला जो रोल है, दैट इज फिगर हेड। फिगर हेड क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस है या मैनेजर है या सीईओ है, सीएफओ है, दे आर दी फिगर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि फिगर हेड मतलब कि जिस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन का फेस है, ऑर्गेनाइजेशन का जो, हु इज द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हु इज दी, सबसे पहले जो आप, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं विप्रो की बात करूं, तो आपके दिमाग के अंदर अजीम प्रेमजी का चेहरा आएगा। अगर मैं अंबानी, ये रिलायंस की बात करूं, तो मुकेश भाई अंबानी आपके दिमाग के अंदर तुरंत आएंगे। अगर मैं टेस्ला की बात करूं, तो इलॉन मस्क आपके दिमाग में आएंगे। तो अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चलाने के लिए ये एक दो व्यक्ति नहीं चलाते हैं, बट दे बिकम द इंपॉर्टेंट फिगर हेड, दे बिकम द इंपॉर्टेंट फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रोल के अंदर मैनेजर को क्या कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है? तो मैनेजर हैज टू परफॉर्म सर्टेन सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि जहां जहां पे जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर लगते हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप, इफ यू आर डूइंग योर ओन स्टार्टअप, अगर आप अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, तो आपकी दुकान का या आपके ऑफिस का या आपके स्टार्टअप का जिस दिन इनॉग्रेशन होगा, तो आप ऑब्वियसली आप अपने इसको सेटअप करने के अंदर, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है,
तो भले आप कोई चीफ गेस्ट बुलाते हैं, बट आप रिबन काटने के समय मौजूद रहेंगे, आप एक स्पीच देंगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होती है। अभी ऐसा मानिए कि अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं और आपकी टीम को अगर अवार्ड मिलता है, तो पूरी टीम तो अवार्ड लेने जाएगी नहीं, उसके बिहाफ पे आप जाते हैं कि स्टेज पे जाके आप अवार्ड रिसीव करते हैं। तो कुछ आपको सिंबॉलिक एक्टिविटीज करनी पड़ती है, एंड दैट इज द रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर को हमेशा जो इंसिस्ट करते हैं कि मैनेजर शुड बी वेल ग्रूम्ड, वेल बिहेव्ड, वेल एटिकेट, आपके अंदर एटिकेट्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। उसका कारण ही यही है कि लोग आपको देख के फॉलो करते हैं, आपको देख के एक धारणा बनाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। So you have to be a very important figurehead, and you have got to lead by the example. So this is something that is important in this figurehead role. मैनेजर को एक लीडर की भूमिका निभानी पड़ती है समय समय पे। मैं तो बोलता हूँ हर समय उन्हें एक लीडर की भूमिका निभानी पड़ती है, वेयर बाय दे हैव टू मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जब चीजें अच्छी चल रही है, तभी भी मोटिवेट की जरूरत है, दैट यू कीप ऑन एनकरेजिंग योर टीममेट्स, यू कीप ऑन गाइडिंग देम कि गुड जॉब, अच्छा किया, बढ़िया किया। इवन व्हेन द चिप्स आर डाउन, जब आपके टीममेट्स के कंधे नीचे झुक गए, तभी भी यू नीड टू पुल देम अप, चलो कोई बात नहीं, टुमारो इज अनदर डे, लेट्स फाइट, ये करके। सो यू एज अ लीडर, it is a very important role that you will have to play in your organization. So next role जो है, that is liaison. इसको लाइजन बोलिए, लिएजॉन बोले, जो भी आपको बोलना है बोलिए। अगर आप फ्रेंच साइड से बोलेंगे तो यू से लिएजॉन, मैं इसको लाइजन बोलता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा देसी हूँ। तो लाइजन भाषा, लाइजनिंग का जो रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज वेरी 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 क्रूशियल। और जब लाइजनिंग की हम लोग बात करते हैं, लाइजनिंग इज नॉट जस्ट इंटरनल बट इवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बट ये लाइजनिंग चिड़िया क्या है? व्हाट इज लाइजनिंग? तो लाइजनिंग क्या होता है कि आप एक तालमेल, एक बफर का रोल प्ले करते हैं। यू प्ले के कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करना है। सो यू ट्राई टू डेवलप द इंफॉर्मेशन सोर्सेज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस टीम को अगर कोई दिक्कत हो रही है, फाइनेंस टीम को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जानते हैं, आप उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड, और उसको कहाँ से ले। अगर उनको कोई गवर्नमेंट का डेटा चाहिए, तो आप गवर्नमेंट से उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी और डिपार्टमेंट से और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फाइनेंस हेड जाके बोलेगा, उसकी जगह मैनेजर जाके बोलता है कि ठीक है, आई विल गो एंड स्पीक टू द अदर डिपार्टमेंट, आई विल गेट दिस इंफॉर्मेशन यू। तो आपको एक बीच में तालमेल का, एक लिएजॉन का रोल प्ले करना पड़ता है। आपको लाइजनिंग करनी पड़ती है, दो, ना सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, बल्कि बाहर से सरकार के साथ लाइजनिंग, कि भाई अगर गवर्नमेंट से कोई आपको कोई इंक्वायरी आती है, गवर्नमेंट से अगर आपको कोई तालमेल, अगर इंडिया में आप काम करते हैं तो आपको पता है कि हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक स्टेज पे टाइम टू टाइम आपको गवर्नमेंट के साथ एक बना के रखनी पड़ती है। तो ये जो बना के रखने का जो सिस्टम है, दैट वो मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से सब स्मूथली चले, एंड हाउ टू गेट दी इंफॉर्मेशन। इवन मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कॉम्पिटिटर्स के तहत लाइजनिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा टाइम आता है वेर बाय यू हैव टू वर्क इन कंजंक्शन विथ योर कॉम्पिटिटर्स। उस समय पे लाइजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजर्स लाइफ। सेकंड जो हेड है, जो मिन्सबर्ग ने डिफाइन किया था, दैट इज इंफॉर्मेशनल रोल। अब दिस, अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग एंड इवन अकॉर्डिंग टू मी, इज द मोस्ट क्रूशियल रोल। और मैनेजर का मेन तौर पे काम यही होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, लोगों को देना। वो कहावत है ना, जो बार बार हम लोग बोलते हैं कि मैनेजर्स काम करते नहीं है, मैनेजर्स काम करवाते हैं। तो वो काम किस तरह से करवाते हैं? तो दे try to keep updated, they try to keep information and try to disseminate that information. मिन्सबर्ग के हिसाब से नियरली 75% ऑफ द टाइम मैनेजर्स यही काम कर रहे होते हैं। कि बाकी 25% टाइम ठीक है, आप अपना पर्सनल काम करते, पर्सनल मतलब घर का काम नहीं, आप अपनी रिपोर्टिंग, अपने टारगेट्स, अपनी चीजें देखते हैं, या फिर आपके जो दूसरे दो हम लोगों ने हेड्स देखे, कि भाई फिगर हेड वाला देखा, डिसीजनल रोल देखा। पर आप सारा दिन तो बैठ के कोई अवार्ड सेरेमनीज में नहीं जाते रहते। सारा टाइम खाली अपनी टीम को मोटिवेट करते रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। सारा टाइम अगर आप खाली डिस्टर्बेंस हैंडलिंग करते रहोगे तो भी आप डिस्टर्ब रहोगे। तो 75% ऑफ द टाइम मैनेजर्स इस रोल में होते हैं, जिसको फर्दर 3 सब रोल्स के अंदर डिवाइड किया हो। सबसे पहला है मॉनिटर। मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि सारा टाइम बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या कर रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या नई पॉलिसीज है, इन सब चीजों को मॉनिटर करना। बैठ के आपने देखा होगा, किसी भी मैनेजर के आप टेबल पे देखेंगे तो इतनी सारी रिपोर्ट्स पड़ी होती है, या उनके मोबाइल फोन में, उनके आईफोन में, उनके ब्लैकबेरी में, उनके
सैमसंग के ऊपर जो भी आप फोन यूज करते हो, सारा टाइम ईमेल्स आती रहती है कि दिस रिपोर्ट दैट रिपोर्ट, ये एनालिसिस वो एनालिसिस। तो सारा दिन बैठ के उनको सबसे पहले तो मॉनिटर करना पड़ता है कि कंपनी में हो क्या रहा है, और मॉनिटर करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन को पहनेपन से एनालाइज करना, बिकॉज डेटा और इंफॉर्मेशन में यही फर्क है। रॉ डेटा तो आपको कहीं से भी मिल जाए, आप 1,000 एक्सेल शीट आपके सामने रख दूं या 500 पेजेस प्रिंट आउट लेके आपके सामने रख दूं तो बहुत ही बढ़िया डेटा मिल जाएगा। बट वो डेटा को एनालाइज करना और उसमें से मतलब की इंफॉर्मेशन निकालना, ये काम एक मैनेजर का होता है कि भाई इतने बड़े जो कुएं में से एक बाल्टी पानी किस तरह से निकालनी है या एक गिलास पानी कैसे निकालना है, ये काम मैनेजर करता है। क्योंकि दैट इज द 75% ऑफ द जॉब, दैट यू गॉट टू सी एवरीथिंग। और ना सिर्फ कंपनी में, कंपनी के बाहर भी क्या हो रहा है आपको इस चीज को देखना जरूरी है। एक बार आप इस डेटा को देखते हैं, इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बाद यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ डिसेमिनेटर। बिकॉज मैं अगर बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन निकाल लूं, मेरे साथ जो भी रिपोर्ट्स मिली है मैं बहुत अच्छी चीजें उसमें से सीख लूं, पर वो चीज अगर मैं ट्रांसमिट नहीं करूं, अगर मैं अपने बाकी टीम मेंबर्स को इसके बारे में नहीं बताऊं, बाकी टीम मेंबर्स को नहीं बताऊं कि कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे आप बुरा कर रहे हैं, किस चीज को सुधारने की जरूरत है, किस चीज को सुधारने की नहीं जरूरत है, कोई कौन सी चीज बरोबर चल रही है, अगर ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन मैं अपने टीममेट्स को नहीं ट्रांसमिट करूं, तो उस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या। खाली मैं जान लूं कि नहीं भाई हम लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, मैं अकेला खुश होता रहा हूं, तो टीममेट्स भी सोचेंगे, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स है वो भी सोचेंगे कि भाई क्या हो रहा है, हम लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं। तो अगर वो लोग अच्छा कर रहे हैं, उन्हें बताना जरूरी है दैट दिस इज वेयर यू आर डूइंग वेरी गुड, फैंटास्टिक, गुड जॉब। इट नॉट ओनली मोटिवेट्स देम, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। वहीं पे अगर मैं अपने, अगर ऑर्गेनाइजेशन बुरा कर रही है, तो खाली मैं ऐसे मूड खराब करके बैठ जाऊं कि शिट सब बरोबर नहीं जा रहा है, एकदम सब बेकार जा रहा है, ये करके एंड मैं ऐसे माथे पे हाथ रख के बैठ जाऊं, और टीममेट्स को पता ही नहीं है, सबॉर्डिनेट्स को पता ही नहीं है, वो लोग सोचेंगे नहीं भाई एवरीथिंग इज हंकी डोरी, लास्ट दिन एक दिन में उठ के बोलता हूँ चलो भाई कंपनी बंद करो, कंपनी नुकसान कर रही है, इसका फायदा क्या। तो समय रहते अगर आपको कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे हमको सुधारने की जरूरत है, तो बताना तो पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को। सो यू गॉट टू ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करता हूँ जो शायद आपकी बुक में नहीं लिखी है, कि डिसैमिनेटर रोल जब आप प्ले कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन। खासकर आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, डेटा इज द बिग डेटा के जो जमाने में हम लोग रह रहे हैं, डेटा इज गॉड, डेटा इज पावर। वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने वर्कर्स को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं कर दूं, पागल हो जाएंगे वो। कि भाई जैसे अगर जो बेचारा मजदूर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, वर्क असेंबली लाइन पे काम कर रहा है, उसको मैं इतने सारे पाई चार्ट्स ग्राफ्स और दिखा दूं, वो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसकी जगह पे डिसेमिनेशन करने से पहले आप जो भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं, जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। एक थोड़ा सा आपको ऑफ द ट्रैक एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कई बार देखा है कंपनीज में जैसे मेल्स घूमती है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में, जब भी मैं डील करता हूँ या कभी किसी को कंसल्ट करता हूँ, तो मैंने कई बार देखा है कि एक मेल, जैसे जो दो व्यक्तियों के बीच में मेल है, वो मेल के अंदर वो लोग रिप्लाई टू ऑल करके भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी होटल की बात करूं, तो अगर एक होटल का जो नाइट ड्यूटी मैनेजर है, वो अगर अपने जीएम को ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट भेज रहा है, वो उसके अंदर पहली बात तो अपने शेफ को भी कॉपी कर देगा, अपने मार्केटिंग वाले को भी कॉपी कर देगा, अपने जो उनका जो सर्विस हेड है उसको भी कॉपी कर देगा, ऑक्यूपेंसी हेड है उसको, सॉरी हाउसकीपिंग हेड है उसको भी कॉपी कर देगा। अरे भाई उसको इतनी सारी 8-10 रिपोर्ट का क्या करना है। अभी शेफ भी सोचेगा कि ये देख के मैं करूं क्या। और तो और मैंने वो भी एक इरिटेटिंग आदत देखी है कि जब जीएम उसको रिप्लाई करेगा, वो भी रिप्लाई टू ऑल कर देगा। तो आधा टाइम तो आप अपनी मेल्स को डिलीट करने में, आर्काइव करने में नहीं लगे रहते, और उसके अंदर कई बार आपकी इंपॉर्टेंट ईमेल रह जाती है। व्हाट्सएप में हम लोग देखते हैं कि जो बात पर्सनल कन्वर्सेशन में हो सकती है, वो टीम के व्हाट्सएप ग्रुप पे या कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दो जनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। अरे भाई नो बडी इज इंटरेस्टेड, और उसके चक्कर में क्या होता है, जब 50-100 मैसेजेस के नोटिफिकेशन आते हैं, तो लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना देखना भूल जाते हैं। फिर आप पूछेंगे यार मैंने तुमको व्हाट्सएप किया था देखा नहीं। अरे सर इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कहीं पे गुम हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि नहीं है, और उसको कितना शॉर्ट में पैनापन करके आप उसको समझा पाए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसैमिनेटर रोल दैट यू गॉट टू प्ले। इसके बाद जो एक और रोल मैनेजर प्ले करता है, दैट इज ऑफ अ स्पोक्स पर्सन। अब इस रोल में क्या होता है, एक बार आपने इंफॉर्मेशन मॉनिटर की क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, उसको आपने डिसेमिनेट भी कर लिया इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको उतनी इंफॉर्मेशन आपने डिसेमिनेट की।
Now you have to be a spokesperson for the organization. You have to use this information to promote the organization so that all the stakeholders respond positively towards it. For example, अगर आपकी टीम कुछ अच्छा कर रही है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उस इंफॉर्मेशन को आप अपने सब टीममेट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने सारे सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट दे फील गुड। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो अपने टीममेट्स के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन कीजिए कि देखिए ये विपदा हमारे सामने आई है, इसको मिल के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ भी आपको अपने सप्लायर्स को क्या बात बतानी है, अपने वेंडर्स को, इवन कंपनी के आपने जो एनुअल जनरल मीटिंग्स देखी है तो वहां पे जैसे कंपनी के मैनेजर से अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं और एक एज अ स्पोक्स पर्सन पूरा डेटा कंपनी के शेयर होल्डर्स को डेटा पूरा बताते हैं कि ये हमारे साथ इस साल हुआ है, दिस इज गुड, दिस इज बैड। तो इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करते हैं टू प्रमोट। इवन इस इंफॉर्मेशन को आप अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज के अंदर, जो आप कस्टमर्स के साथ जो मार्केटिंग करते हैं उसके अंदर भी आपकी इंफॉर्मेशन को किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाना। आप कई ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह से भी ऐड देखते होंगे कि जहाँ पे वो लोग इवन सोशल एडवर्टाइजमेंट्स भी बनाते हैं कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, दिस इज वेयर वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, दिस इज वेयर वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन। तो ये एज अ स्पोक्स पर्सन अपनी कंपनी तक पहुंचाना आपके लिए बहुत जरूरी। अब जैसे आप एप्पल का ही बहुत फेमस ये देखते हैं, आप एवरी सितंबर में जो एप्पल का लॉन्च होता है, व्हेनेवर दे लॉन्च अ न्यू आईफोन और अ न्यू एप्पल प्रोडक्ट, तो जो एप्पल के जो टॉप मैनेजर्स हैं वो खुद स्टेज पे आके, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट दी व्हाटएवर इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे हैव यूज्ड, या उनकी मार्केटिंग टीम हो, या फिर टिम कुक खुद हो, वो लोग आके स्टेज के ऊपर बताते हैं हम लोगों ने क्या किया है। ऑब्वियसली आप और मैं, हम दोनों जने समझते हैं कि टिम कुक ने अकेले ने फोन नहीं बनाया, but they become the spokesperson। तो यहाँ पे as a figurehead and as a spokesperson they are playing a very important role in the organization। थर्ड जो हेड था दैट वाज डिसीजनल रोल, कि ना सिर्फ आपको अपने टीममेट्स के साथ एक इंटरपर्सनल तालमेल बना के रखना है, ना सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मैटर करनी है, शेयर करनी है, बट जब समय आता है, व्हेन द टाइम अराइव्स एंड आपको टाइम टू टाइम एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, आपको डे टू डे बेसिस पे कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, आपको डे टू डे बेसिस पे कुछ कड़े या अनप्लेजेंट फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। सो यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजनल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर बाय सबसे पहले तो आप ये प्लान करते हैं, सारा दिन बैठ के मैनेजर यही प्लानिंग करता रहता है, हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, मैं किस तरह से एक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करूं। वहां पे मोटे मोटे तौर पे आप देखते हैं कि भाई शिफ्ट एलोकेशन कैसे होगा, रॉ मटेरियल एलोकेशन कैसे होगा, पैसा कहाँ से इकट्ठा करूंगा। सो यू ट्राई टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इसके अंदर फर्दर 4 सब रूल्स निकल के आते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर। अभी नॉर्मली जब भी मैं शब्द एंटरप्रेन्योर बोलता हूं तो लोगों को लगता है अरे ये तो किसी मतलब स्टार्टअप की बात कर रहा है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो खुद का बिजनेस सेटअप करने की ट्राई कर रहा है। बट the concept of entrepreneurship within an organization, within manager, is very important। in fact हम लोग जब ये चीज को पढ़ते थे, या हम लोग जब इस चीज को समझते थे, तो एंटरप्रेन्योर को हम लोग हमेशा यही सोचते थे कि भाई ये तो कोई बाहर का एक्सटर्नल, कि भाई कोई साहसी कोई हुआ, कोई स्टार्टअप हुआ, वही एंटरप्रेन्योर होता है। बट लेटली मैनेजमेंट लिटरेचर के अंदर, कॉर्पोरेट लिटरेचर के अंदर एक वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, दैट इज इंट्राप्रेनर। इंट्राप्रेनर ये आजकल का नया बज़वर्ड है। लेट मी ट्राई दिस फॉर यू। इंट्रा ये इंट्राप्रेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता जा रहा है। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या बोलता है? इट इज नथिंग। इंट्राप्रेन्योरशिप ये चीज बोल रहे हैं कि भाई मैनेजर्स ना सिर्फ, मतलब वो भले ही अपनी खुद की कंपनी नहीं बना रहे, भले अपना खुद का कोई स्टार्टअप नहीं बना रहे, बट अपनी विद इन जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो टाटा में काम कर रहे हो, चाहे वो अंबानीज में काम कर रहे हो, चाहे वो गूगल में काम कर रहे हो, उनको भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना पड़ता है। कैसे सोचना पड़ता है? एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है, व्हाट इज द थिंग दैट अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स अबाउट, कि भाई मुझे क्या काम करना है, मेरा क्या प्रोजेक्ट मुझे सोचना है, किस तरह से मुझे बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना है, क्या मैं नई चीज मार्केट में लेके आऊं। तो एक एंटरप्रेन्योर सारा टाइम यही सोचता रहता है, डिसीजन सोचता रहता है कि भाई क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, या किस बेटर तरीके से मैं कस्टमर को क्या नई चीज दूं। तो यही बात मैनेजर भी बैठा बैठा सारा दिन सोचता है कि मुझे क्या करना है, मेरा कौन सी विच न्यू प्रोग्राम शुड आई लॉन्च, और विच प्रोजेक्ट शुड आई इनिशिएट, और हाउ टू इन्वेस्ट द रिसोर्सेज, मैं कौन से रिसोर्स कहाँ डालूं। तो भले ही वो किसी और की कंपनी में काम कर रहे हैं, बट दे प्ले, वो उनका दिमाग तो उसी तरीके से चलता है ना, जस्ट लाइक अ वे एन एंटरप्रेन्योर थिंग। सो दिस इज कॉल्ड इंट्राप्रेन्योरशिप। बट
This is a crucial role that you will have to play even when you're working in somebody else's organization. Second is disturbance handler. तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोई भी अगर अनप्लेजेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ तो आप भाग नहीं जाएंगे। जैसे बिल्डिंग में आग लग रही है तो सबसे पहले घर का जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है वो सबसे पहले बाहर नहीं भागता है। वो पहले बच्चों को, बूढ़ों को, लेडीज को या फिर जो जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन सब की मदद करता है, लास्ट में निकलता है। या फिर जिस तरह से पॉपुलर इंग्लिश लिटरेचर में बोलते हैं दैट द कैप्टन लीव्स द शिप लास्ट। अगर भी कोई शिप डूब रहा है तो कैप्टन सबसे पहले छलांग मार के भाग नहीं जाता है लाइफ बोट के अंदर। वो पहले सब पैसेंजर्स को, सब क्रूज को बाहर निकालता है, उसके बाद कैप्टन लास्ट में जाता है। तो यही बात एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है कि कभी भी कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको सबसे पहले यू हैव गॉट टू टेक इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसने किया, क्या किया, मुझे नहीं पता, बट मेरी टीम के अंदर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है तो इट इज कंसर्निंग टू मी। इट इज अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अज्यूमिंग में थोड़ा सा फर्क होता है कि जहां पे आप ये बात पहले तो कबूल कर रहे हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको इसको फिक्स करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा इन केस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अ क्राइसिस। तो आपको इस चीज को, इस डिस्टर्बेंस को देखना पड़ेगा, इसको किस तरह से ठीक करें। अगर कोई स्टाफ के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो उसको किस तरह से बेटर तरीके से उसको हैंडल किया जाए। बाहर से मार्केट में कुछ अगर डिसरप्शन हो रहा है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, कोई अगर नेचुरल डिजास्टर हुआ, कोई रायट हुआ, तो उस डिस्टर्बेंस को किस तरह से आप हैंडल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बैक ऑन ट्रैक ला सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। थर्ड सब रूल इन दिस कैटेगरी इज रिसोर्स एलोकेटर। नाउ दिस इज ऑफ कोर्स, आई मीन जैसे पहले हम लोगों ने पूरा इफेक्टिव और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होगा कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है, हाउ टू बेस्ट यूज द पीपल एंड अदर रिसोर्सेज सो दैट आई कैन इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, जो सबको पसंद आए, सबको भाए, और एक सही कीमत पे बनाऊं। उसके लिए आपको बैठ के प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाउ कैन आई, यू हैव गॉट टू टेक सम डिसीजंस, हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज। अभी अगर मैं एक टीम बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं नई मार्केट के अंदर एंटर कर रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे कि भाई मुझे थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए, थोड़े बहुत मुझे यंग ब्लड भी चाहिए। तो क्या रिसोर्सेज को किधर डाइवर्ट करना है, कौन सी ब्रांच में किसको हायर करना है, कहाँ पे कौन सी मशीनरी लगानी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करना पड़ेगा। लास्ट जो आपका रोल है मिन्सबर्ग के हिसाब से, दैट इज ऑफ अ नेगोशिएटर। तो वहां पे ऑर्गेनाइज मैनेजर जो होता है उसको सारा टाइम बैठ के नेगोशिएशन करना पड़ता है, नॉट जस्ट विद द इंटरनल सोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो विद द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई ये तो सारा दिन चलता रहता है, अच्छी बुरी खटपट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई स्टाफ मेंबर या कोई आपकी टीम अपनी सैलरी से खुश नहीं है तो आप उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, उनको समझाते हैं कि ठीक है देखो इस समय कंपनी की हालत ये है, लेट अस ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इवन, लेट अस ट्राई टू गेट आउट ऑफ द वुड्स। चलो इतना नहीं, इतना देंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो आपको सबसे पहला तो जो नेगोशिएशन होता है वो सैलरी और वेजेस का ही आपकी टीम के साथ होता है। सप्लायर्स के साथ आपके साथ नेगोशिएशन चलते हैं, ना सिर्फ प्राइसेस के नेगोशिएशन पर। कोई सप्लायर बोलता है कि साहब मैं एक हफ्ते बाद माल डिलीवर करूंगा, आप बोलते हैं यार ये तो बहुत लेट हो जाएगा, कोशिश कर एटलीस्ट 3-4 दिन में दे दे, भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर ले पर 3-4 दिन के अंदर दे दे, मेरे लिए क्रूशियल ऑर्डर है। या फिर अगर आपको बैंक्स के साथ नेगोशिएशन करना पड़ता है फॉर योर क्रेडिट लिमिट, फॉर योर लोन्स, फॉर इंटरेस्ट, कि भाई टाइम टू टाइम, जैसे मेरा खुद का ही काम है, जब मैं कंसल्टिंग करता हूँ तो मेरा ही खुद का काम ये होता है कि सारा टाइम बैंक्स के साथ किस तरह से मार्केट में जैसे ही आरबीआई कोई भी नया इंटरेस्ट रेट लॉन्च करती है, अनाउंस करती है, तो मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ मेरे बैंकर्स के पास के साथ, मुझे इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, लेट अस नेगोशिएट। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम रहता है। आपके एग्जाम में पढ़ने के लिए ये बुक के अंदर एक टेबल बहुत अच्छे से दिया हुआ है जब आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो। सॉरी। तो आप जब लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो, ये टेबल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, उसको मैं इस स्लाइड के ऊपर भी रख रहा हूँ 1-2 मिनट तक, सो दैट आप इसको देख सके, आप इसको पढ़ सके, या आप इसको पॉज करके भी एग्जाम के दौरान देख सकते हैं। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो आपके हेनरी मिन्सबर्ग ने 10 रोल डिफाइन किए एक मैनेजर के इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इन 10 रोल्स को 3 हेड्स के अंदर डिवाइड करके सब कैटेगरीज में डाला है। सबसे पहले इंफॉर्मेशनल कैटेगरी, जिसके अंदर आपके 3 रोल है, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। ठीक है। फिर इंटरपर्सनल, जहां पे आप एक फिगरहेड का रोल प्ले करते हैं, एक लीडर का रोल प्ले करते हैं, एक लाइजन का रोल प्ले करते हैं। एंड थर्ड इज डिसीजनल, जहां पे एज एन एंटरप्रेन्योर, एक डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर, ये सारे रोल्स आप प्ले करते हैं। सो कीप दिस इन माइंड
whenever you are being appointed as a manager in a company or when you start your own business, आप जब अपने खुद के बिजनेस के जब मैनेजर बनते हैं तो आपका सिर्फ एक काम नहीं है, 10 काम तो मिनिमम आपको अपने सर पे लेके चलने हैं। एंड यू ऑलवेज हैव टू डू दिस वर्क। किस तरह से? तो यही बात आ जाती है, यू हैव टू डू इट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैनेजर्स की, कि किस तरह के टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।